जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मोस्ट वेलकम आप सभी का। बहुत दिनों के बाद आफ्टर लगभग 10 डेज, शायद 10 दिन हमारी क्लास को नहीं हुए हैं। 10 दिन हमारी क्लास नहीं हुई है, तो अगेन आपका मोस्ट वेलकम है। कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो किस कारण से नहीं हो पाई आप लोग भी जानते हैं कि ड्यूटी अनबैलेंस, यानी कि ड्यूटी का जो टाइम है कभी नाइट में कभी सुबह, तो उसकी वजह से नहीं हो पाई। तो सब एकदम ओके है, तबीयत सही है एकदम, सब चीज ओके है। तो प्लीज अभी आप कंटिन्यू, जिसने भी देखिए, जो पढ़ने वाला है उसने तो पिछली क्लासों का जरूर रिवीजन किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं किया होगा। तो कंटिन्यू क्लास चलेगी, डोंट वरी, सब एकदम सही रहेगा। तो ड्यूटी वगैरह वगैरह तो क्लास चलती रहेगी स्मूथली, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। हम पढ़ रहे हैं भूगोल, और आप लोग भूले तो नहीं होगे, सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, दोपहर को 12 बजे जो है इंडिया जीके की क्लास आती है, और रात को 9 बजे जो है मैथ की क्लास आती है, लाइव क्लास। और अभी हम रीजनिंग की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे से, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमने 175 क्वेश्चन तक भूगोल के कंप्लीट कर लिए थे, और साथ के साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? सुनामी लहरें जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण आती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुनामी के फैलने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप का आना है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने भारत को प्रभावित किया था। सुनामी को ज्वार मापक, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी यानी कि डार्ट नेटवर्क और उपग्रहों जैसे यंत्रों से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ज्वार मापक से, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी यानी कि डार्ट, फुल फॉर्म इसकी क्या है? डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी नेटवर्क, और उपग्रहों जैसे यंत्रों से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अधिक विनाशकारी हैं? तो अधिक विनाशकारी जो तरंगे हैं वो पृष्ठीय तरंग, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भूकंप की सतही तरंगों को एल तरंगे कहते हैं। ये सतह के साथ साथ चलती हैं और भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भूकंप आता है तो न्यूज में आप सुनते होंगे कि भूकंप का केंद्र यहाँ पे माना गया है, ठीक है। वह बिंदु जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती हैं और जमीन की सतह को हिला देती हैं। नेक्स्ट है, अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है? राइट ऑप्शन रहेगा 145 डिग्री से ऊपर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभिकेंद्र से 145 डिग्री से अधिक पर भूकंप सूचक यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी द्वारा किया जाता है। भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, अनुप्रस्थ और धरातलीय, यानी कि पी वेव, एस वेव और एल वेव। भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले पी, फिर एस और अंत में एल तरंगों का गमन होता है। जब लावा भूमि में विकसित दरारों और विदरों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को जो कहा जाता है वो डाइक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जब लावा भूमि में विकसित दरारों में अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन में लंबवत जम जाता है। इस संरचना को डाइक्स कहते हैं। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ ज्वालामुखियों से संबंधित है। ये जितने भी वर्ड है ना, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, ये सब ज्वालामुखी से संबंधित है। बैथोलिथ एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में उठता है लेकिन सतह पर नहीं फटता है, तब बैथोलिथ आग्नेय चट्टान बनती है। आपने देखा होगा, जो अपना लावा जो होता है पृथ्वी के अंदर, जब मैग्मा जो होता है, मैग्मा ज्वालामुखी कब फूटता है बाहर? जब मैग्मा पृथ्वी की बाहरी सतह पर आ जाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है,
ठीक है, तब मैग्मा जब पिघल के बाहर आ जाता है। लेकिन बैथोलिथ क्या है, एक आग्नेय चट्टान है। ये कब बनती है, जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में उठता है लेकिन सतह पर नहीं फटता है। लेकोलिथ तब बनता है जब उच्च दबाव वाला मैग्मा तलछटी चट्टानों के सतह को हिलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही है, पहला ही कथन सही है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा नहीं होता, ये गलत है। सभी पारिस्थितिक तंत्र आकार में स्थिर नहीं होते हैं, उनका आकार बदलता रहते हैं। प्रकृति में केवल खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं लेकिन खाद्य जाल नहीं, ये भी गलत है। तो केवल पहला ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है यानी कि एक दिशा में होता है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा नहीं होता, सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया था। उन्होंने यह नियम 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई कौन सी कोटि की है जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 72 किलोमीटर। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई 70 से 72 किलोमीटर की कोटि की है। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों में अलग अलग होती है। महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महाद्वीपों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है? ज्वालामुखी में पूछा गया है इसके अंदर कौन सा संभाग शामिल है? पिघली हुई चट्टानें, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पिघली हुई चट्टान यानी कि जिसको लावा बोला जाता है, वास्तव में आग के समान लाल पिघला हुआ मैग्मा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से इसकी सतह पर निकलता है। जब यह पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। क्रस्ट पर इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। कभी कभी पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है। इतनी ठोस चट्टानें बनती हैं जिन्हें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी जो फेल्सिक और मध्य सिलिक सेल से निर्मित है, किस प्रकार के ज्वालामुखियों का निरूपण करता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मिश्रित ज्वालामुखी को स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। ये ज्वालामुखी लावा, राख और अन्य सामग्री की परतों से बने होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि लंबे और शंकु के आकार के होते हैं। ये ज्वालामुखी लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं और समय सीमा पर फटते रहते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है समय सीमा पर कौन से ज्वालामुखी फटते रहते हैं? मिश्रित ज्वालामुखी, जिनको क्या जाता है स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। माउंट जो फूजी है वो जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है। यह जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि होन्शु द्वीप कहां पर है? जापान के अंदर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान द्वीप पर स्थित है। बहुत बार यह भी पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? बैरन ज्वालामुखी यानी कि अंडमान द्वीप पर स्थित है। मैग्मा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी कि मैग्मा की डेफिनेशन पूछी गई कि मैग्मा होता क्या है। मैंने आपको बताया पृथ्वी की सतह के नीचे अस्थिर गैसीय वातावरण को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मैग्मा पृथ्वी के मेंटल भाग में पाया जाता है। मैग्मा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है। मैग्मा में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी गैसें भी होती हैं। मैग्मा से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। मैग्मा से भूतापीय ऊर्जा भी पैदा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटो ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है? जो एक बड़ा ज्वालामुखी है जो आमतौर पर लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक निक्षेप, मड फ्लो निक्षेप और साथ ही लावा गुंबदों से बना है। तो राइट ऑप्शन रहेगा समग्र ज्वालामुखी को स्ट्रेटो ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्ट्रेटो ज्वालामुखी को मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, मिश्रित ज्वालामुखी आप बोल सकते हैं, समग्र मिश्रित। ठीक है। माउंट रोआंग जैसे स्ट्रेटो ज्वालामुखी ऊंचे, खड़ी और शंकु के आकार के ज्वालामुखी होते हैं। पायरोक्लास्टिक पदार्थ गर्म गैसों वाले चट्टान के टुकड़े और फंसी हुई हवा को मिश्रण है जो घने अशांत बादलों में तेजी से घूमता है।
बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मेंटल। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में स्थित एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर मेंटल का एक कमजोर जोन है। क्रस्ट तथा मेंटल को अलग करने वाली सीमा को मोह असंबंधता कहते हैं। मेंटल तथा कोर को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया में पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख, तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जल वाष्प यानी कि H2O निकलती है। प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ दुनिया का सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी है। ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? पिघली हुई जो चट्टान सामग्री है उसको मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे उच्च तापक्रम पर गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। मैग्मा क्या है? चट्टानों का पिघला हुआ एक रूप है। और यहां से आप बोलोगे ये चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होती हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चट्टानों का निर्माण होता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। 1955 में स्थापना की गई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सहयोगी देश था जर्मनी। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर है। 1955 में स्थापना, सोवियत संघ और रूस के सहयोग से स्थापना की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। 1959 में स्थापना की गई ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो कहां पर? झारखंड के अंदर है। 1964 में स्थापना की गई, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इस्पात संयंत्र, बहुत बार पूछे जाते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पर है, भिलाई कहां पर, दुर्गापुर कहां पर, बोकारो कहां पर, कब स्थापना की गई और कौन से सहयोगी देश के से इसकी स्थापना की गई। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर जो स्थित है वो है दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक लौह इस्पात संयंत्र है। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का एकीकृत स्टील प्लांट है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में है। इसमें बिजली उत्पादन का कार्य अक्टूबर 1969 में प्रारंभ हुआ। यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संयंत्र को भद्रावती नदी से जल आपूर्ति होती है? कौन सा औद्योगिक संयंत्र है जिसको भद्रावती नदी से जल आपूर्ति होती है? वो है विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। 18 जनवरी 1923 को सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन से राज्य में गंगा के तट पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र यहां पर दिए गए हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान, बहुत बार पूछे गए हैं। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से तेल अक्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? असम के अंदर पूछा गया है कि कौन से समूह असम के अंदर स्थित है, वो है डिगबोई और नहर कटिया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिगबोई असम के अंदर आप लोग जानते हैं। असम में सबसे प्रमुख तेल अक्षेत्र डिगबोई है। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। बहुत बार पूछा गया कि एशिया की सबसे पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई असम के अंदर है। कब स्थापना की गई? 1901 में की गई। अंकलेश्वर और कलोल दोनों तेल अक्षेत्र गुजरात राज्य में है। मेहसाना और नौगाम भी गुजरात राज्य के तेल अक्षेत्र हैं। कोसंबा और लुनेज तेल रिफाइनरी भी गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो उस स्थिति को अपसोर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस परिघटना को अपसोर कहा जाता है। उपसौर किसको कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है उसको उपसौर कहा जाता है। ऐसा कब होता है ये? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है 3 जनवरी को। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उपसौर घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो है मेघालय राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। नोकरेक पीक गारो हिल्स का सबसे ऊंचा स्थान भी है। यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? ध्रुव तारा के नाम से उत्तर तारा को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ध्रुव तारे को उत्तर तारा, पोल स्टार भी कहा जाता है। ध्रुव तारा रात में दिखाई देता है जो उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर दिखाई देता है। ध्रुव तारा यानी कि नेविगेशन दिशा सूचक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्रुव तारा एक येलो सुपर जाइंट तारा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? वलय किस ग्रह के चारों ओर नहीं है? बुध ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शनि, बृहस्पति, यूरेनस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह केवल 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। शनि ग्रह के सबसे विशाल और सबसे जटिल वलय तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट का तारा है। सबसे चमकीला तारा सिरियस या डॉग स्टार है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी है? अभी बताया था आपको, शनि ग्रह। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। शनि ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके वलय है जो बर्फ और चट्टानों से बने हुए हैं। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर विशाल झील है जो तरल मीथेन से भरी हुई है। शनि ग्रह के 146 उपग्रह हैं। टाइटन, रिया, इपेटस, डायोन, एनसेलाइड्स, माइमस, हाइपेरियन, फीबी, ये शनि के प्रमुख उपग्रह हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि फीबी किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, अक्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? अक्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अक्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है। शनि ग्रह कार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह को गैस का गोला भी कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। बहुत बार पूछा गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है और सबसे भारी ग्रह भी है। स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? जो स्थलीय ग्रह होते हैं वो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
सौरमंडल के पहले 4 ग्रहों को स्थलीय ग्रह कहते हैं। ये ग्रह चट्टानों और धातुओं के बने होते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बाह्य 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। याद करने हैं भाई आपको ये स्थलीय ग्रह और बाह्य ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में जाना जाता है? दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बृहस्पति ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह या गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है। बृहस्पति के अतिरिक्त शनि, अरुण, वरुण ग्रह भी गैस दानव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गोड्स कहा जाता है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बहुत बार पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का है। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसको आभा मंडल कहा जाता है। आभा मंडल। सूर्य की वातावरणीय बाह्य परत को आभा मंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है, उस प्रकाशीय चक्कर को सूर्य का आभा मंडल कहते हैं। सूर्य की परतों में कोरोना यानी कि आभा मंडल सूर्य की बाहरी परत है। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल ये सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत है। क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल प्रकाश नक्षत्र और सौर संक्रमण नक्षत्र के बीच में स्थित है। क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल को पूर्ण सूर्य ग्रह के समय ही देखा जा सकता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? बहुत बार पूछा गया है। चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.347 इंटू 10⁻22 kg। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम है। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से 81 गुना अधिक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एक ही उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। यह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 6 घंटे में। बहुत बार पूछा गया है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करता है? 27 दिन 6 घंटे। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर ज्वार भाटे का एक कारण है। किसी वस्तु का भार जितना पृथ्वी पर रहता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। बहुत बार पूछा गया भाई ये भी एग्जाम के अंदर कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार जितना पृथ्वी पर रहता है चंद्रमा पर 1/6 भाग। ठीक है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के आकर्षण बल से बहुत कम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है बंगाल की खाड़ी के तट पर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। निर्माण करवाया था गंगवंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम। 1238 से 1264 में निर्माण करवाया गया था। यह सौर देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी तरफ इसमें पत्थर से बने 24 पहिए हैं जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। 10 रुपए के नोट के पीछे की तरफ इसकी छवि को दर्शाया गया है। बहुत बार पूछा जा सकता है 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का। तो इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान क्या होगा? इसने पूछा है कि अगर आप जैसे जैसे समुद्र के जल में नीचे की ओर जाओगे तो जल का जो प्रेशर है उसका मान क्या होगा? तो जल का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा भाई जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समुद्र के पानी में नीचे जाने पर दाब यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है। समुद्र तल से नीचे जाने पर हाइड्रोस्टेटिक दबाव बढ़ता है। कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब 1013.2 मिलीबार है। सतह पर हवा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सघन है जिसे अधिक दबाव पड़ता है। वायु दाब को बैरोमीटर या एंड्रॉइड बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। सिहली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? वो पाया जाता है श्रीलंका में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिहली मानव जातीय समूह श्रीलंका में पाया जाता है। सिहली लोगों की मूल भाषा है वेदा यानी कि वेदा श्रीलंका की स्थानीय अल्पसंख्यक जनजाति है। बामर म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है।
माओरी न्यूजीलैंड की एक जनजाति है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि भारत में प्रवासन के लिए दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत में प्रवासन के लिए दिए गए, जो यह आपको 5 कारक दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारत में प्रवासन के लिए जो ये 5 कारक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पुल फैक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है। हिमालय और भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु स्थितियां गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी थोड़ी है भाई, ये भी गलत है। महानगरों में रोजगार की उपलब्धता बिल्कुल है भाई, ये तो ठीक है। ग्रामीण भारत में गरीबी, क्या गरीबी है? नहीं है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन से कारक नहीं हुए? ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ और डी नहीं हुआ। तो ए, बी और डी जो है भारत में प्रवासन के लिए दिए गए कारकों में से पुल फैक्टर नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लोगों के प्रवास के कई आर्थिक, सामाजिक और भौतिक कारण हैं और उन्हें प्राय प्रतिकर्ष यानी कि पुश फैक्टर और अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर में भाई लोग जो है प्रवास करते हैं भारत के अंदर। कोई लोग ग्रामीण इलाकों में रहता है, खेती करते हैं, कोई शहरी इलाकों में रहता है, ठीक है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्कूल चलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारणों भारत के अंदर लोग रहते हैं कई कई जगह पर। ठीक है, उनको 2 फैक्टर में बांटा गया है, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर, एक प्रतिकर्ष, एक अपकर्ष। जो आपके पुश फैक्टर हैं लोगों को नए क्षेत्र में खींचता है और बेहतर अवसरों जैसी चीजों को शामिल करता है। इसमें काम के अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च वेतन प्रवास के मुख्य कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? जाफना प्रायद्वीप ये श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप पर तमिल मूर सिंहली लोग रहते हैं। जाफना प्रायद्वीपीय पाक जलडमरू मध्य में फैला है। यह प्रायद्वीपीय भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश के भीतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी? बहुत दिनों के बाद आपने ज्वाइन किया तो आपने पिछली क्लासों का रिवीजन भी किया होगा। 1-2 स्टूडेंट है, डेली उनके कमेंट आते हैं, डेली वो भाई पिछली जो वीडियो है उनको रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे तो भाई जब आप वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं तभी मेरे को पता चलता है कि आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जिन्होंने भाई साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं, जितना मैंने कराया उसको रिवीजन भी किया होगा आपने। ठीक है, तो कंटिन्यू रिवीजन, जब क्लास नहीं होती है प्लीज रिवीजन किया करो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।